नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पिक्चर प्लस। पिक्चर प्लस में दोस्तों आज हम फिर लेकर हाजिर हैं डायलॉग प्लस। और इस बार डायलॉग प्लस में एक बार फिर से एक नई शख्सियत के बारे में खास चर्चा और मुलाकात। और इस बार की शख्सियत हैं हिंदी के जाने माने कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज, जिनकी कविताओं और गीतों ने कैसी धूम मचाई थी अपने ज़माने में, ये हम सब जानते हैं। यहाँ विस्तार से बताने की उसकी जरूरत नहीं है। गोपाल दास नीरज जी के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हाजिर हैं उनके सुपुत्र, जो कि खुद भी एक अच्छे कवि और रचनाकार के तौर पर जाने जाते हैं। उनका नाम है शशांक प्रभाकर। शशांक जी का पिक्चर प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। शशांक जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब भी गोपाल दास नीरज जी की जन्म तिथि आती है, उस वक्त नीरज जी का परिवार या उनके परिवार के तमाम सदस्य, जो भी लोग उनके करीबी हैं, उस दिन किस तरह का आयोजन करते हैं? महाकवि गोपाल दास नीरज, जो कि मेरे पिता भी हैं, अमूमन 4 जनवरी जब भी आती है एक हर्षोल्लास का वातावरण पूरे घर में रहता ही है। और ये तब भी था जब वो हमारे साथ थे, और ये तब भी है जब हमारे साथ वो नहीं है आज। लेकिन चूँकि जब भी 4 जनवरी आती थी तो कुछ ना कुछ वो स्वयं भी हमसे कहते थे कि काव्य गोष्ठी हो या कवि सम्मेलन हो। और पिछले 10 या 15 वर्षों से जब भी 4 जनवरी आई, तब से हमने एक कार्यक्रम की घोषणा उन्होंने पहले ही की थी, महाकवि गोपाल दास नीरज फाउंडेशन ट्रस्ट ने। उस तरह के हम कार्यक्रम करते ही रहते हैं। और पहले तो हम कंबल, ज़रूरतमंदों को कंबल वगैरह बांटना, चूँकि सर्दी का मौसम होता है तो उसमें कंबल वगैरह भी बांटते रहते थे। और घर में हवन वगैरह भी होता था, परिवार के सारे सदस्य जुड़ते थे। फिर एक काव्य गोष्ठी और कवि सम्मेलन की परंपरा हमने डाली। पिछले 2 साल से जब से वो हमको छोड़ कर गए हैं, एक तो उनकी पुण्यतिथि 19 जुलाई पर हम जो है दिल्ली प्रेस क्लब के अंदर एक बड़ा बृहद आयोजन करते हैं। और उसमें देश के वो वरिष्ठ कवि और छोटे कवि, बड़े कवि, सभी कवि जो हमारा परिवार है उन सबको हम आमंत्रित करते हैं। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। 19 जुलाई को 2018 में जब गए तो उसके बाद मैंने एक कार्यक्रम किया था आगरा के सूर सदन में। आप विश्वास मानिए कि देश के 35 से 40 कवि बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी उसके आए, अपनी जगहों पर वो रुके। और एक बहुत बड़ा आयोजन जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ 40 कवियों ने भाग लिया था और नीरज जी को अपनी श्रद्धांजलि दी। और ये कार्यक्रम जो सिलसिला है निरंतर चल रहा है। और इस बार भी हमने 4 जनवरी को एक कार्यक्रम किया, सुबह हवन वगैरह किया। घर के परिवार के सभी सदस्य उसमें शामिल होते हैं और कोशिश की जा रही है कि इसको एक विस्तृत रूप दें, वृहद रूप दें, बड़ा रूप दें। और इस कार्यक्रम से छोड़कर हम कई साहित्यिक गोष्ठी भी करें। और आने वाले सालों में हमको लगता है कि इस तरह का हो सकता है कि हम सेमिनार भी करें और गोष्ठियाँ भी करें, जिसमें साहित्यिक पर चर्चा भी हो सके। शशांक जी, नीरज जी की यादें बहुत है। उनकी धरोहर को संभाल कर रखना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने जिस तरह का योगदान दिया है साहित्य की दुनिया में, सिनेमा की दुनिया में, वो बहुत ही अनमोल है, हम सभी जानते हैं। लेकिन उस धरोहर को संभाल कर रखने के लिए, उनकी यादों को संजो कर रखने के लिए क्या क्या किए जा रहे हैं इन दिनों? तो यादों को संजोने के लिए हम लोग जो है, मैं तो अपने व्यक्तिगत उससे बता रहा हूँ अनुभवों से। मैंने एक कार्यक्रम की शुरुआत की, निरंतर नीरज, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर लगातार पिछले 3 महीने चला। और जिसमें मैंने देश के जितने वरिष्ठ कवि थे जो नीरज साहब के साथ आना जाना जिनका था, उठना बैठना था, और लंबी यात्राओं का जिनका सिलसिला रहा कवि सम्मेलनों में, उन सबके संस्मरणों को संकलित किया। इसमें आदरणीय सुरेंद्र जी थे, सोम ठाकुर जी थे, और बाकी जो वरिष्ठ कवि साथ के रह गए, उनके सारे संस्मरण, या इवन जो फिल्म वाले लोग थे जो आसानी से हमको उपलब्ध हो सके, राकेश बेदी जी थे, अन्नू कपूर जी थे, राहुल सिंह जी हैं, इन सब लोगों को, प्रभा ठाकुर जी हैं, इन सब लोगों को हमने एक निरंतर नीरज के कार्यक्रम में, जो कि यूट्यूब से मैं चलाता था, लाइव भी होता था वो कार्यक्रम, जो संस्मरण उनके थे उनको जो है हमने इकट्ठा करना शुरू किया। और करीब ऐसे 15 से 20 कवि मुझे जो मिले, जो नीरज साहब के साथ लंबी यात्राओं में रहे और उनके साथ काफ़ी उनका आना जाना रहा। उनके सारे संस्मरण मैंने, डॉक्टर कुंवर बेचन जिन्होंने बहुत अच्छे संस्मरण हम लोगों को दिए, वो हमने एक संकलित करे। अब वो निरंतर नीरज के नाम से यूट्यूब पर भी हैं।
दूसरा उनकी जो कविताएं हैं वो मैं स्वयं उनका वाचन करता हूं और कोशिश करता हूं कि उन्हीं की आवाज़ में हो, जिससे लोगों के बात ज़्यादा से ज़्यादा वो पहुंच सकें। पुराने जो गीत लोग नहीं सुन पाए हैं उनका वाचन भी मैं करता हूं और इस तरह से हम पूरी एक स्टूडियो टाइप चाह रहे हैं कि आज डिजिटल ज़माना है, तो हम कम से कम इन चीज़ों को, ये जो यादें हैं नीरज साहब की पुरानी और छोटी छोटी बातें हैं, जैसे एंकरिंग करते वक्त आप छोटी छोटी बातें उनकी याद बताते हैं, उनके संस्मरण बताते हैं कि इस यात्रा में फलाने में क्या हुआ, उस कवि सम्मेलन में कौन कौन लोग थे, उसमें क्या हुई, क्या घटना हुई, कैसा हुआ, ये सारी चीज़ें हमने इकट्ठे करते जा रहे हैं और धीरे धीरे डिजिटल माध्यम से को लोगों के पास पहुंचा रहे हैं। जो आने वाली पीढ़ी है वो भी कम से कम नीरज के बारे में जान सके, पहचान सके और नीरज का व्यक्तित्व कैसा था, नीरज की कविताएं कैसी हैं, नीरज के गीत कैसे हैं। इवन जो फिल्म के गीत थे, अभी जो आगामी हमारी योजना है कि नीरज साहब के सारे जितने फिल्मी गीत हैं, करीब 150 हैं वैसे, और उन सबको इकट्ठा किया जाए एक प्लेटफॉर्म पर और उनकी कुछ कटिंग्स ली जाए और एक कार्यक्रम तैयार किया जाए जो फिल्मी माध्यम से हो और वो भी डिजिटल उस पर आए, प्लेटफॉर्म पर आए और लोगों के पास पहुँचे। उनकी किताबें हैं, उनकी कविताएं हैं, उनको भी हम हमेशा अब जैसे कार्यक्रमों में जाना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि नीरज साहब की कविताओं का भी कुछ वाचन उसमें हो, जिससे जो पुराने लोग, पीढ़ी से नई पीढ़ी जो जनरेशन गैप है, वो भी उनको मालूम पड़े कि नीरज साहब किस तरह के कवि थे। दोस्तों, शशांक जी से चर्चा हमारी जारी है, लेकिन इस बीच हम चलते हैं मुंबई और वहां है स्क्रीन राइटर गौतम सिद्धार्थ जी, जो कि नीरज जी की रचनाओं को लेकर हाजिर हैं। सुना रहे हैं कुछ वो खास अंदाज में। नीरज जी की एक कविता है, प्यार से ओतप्रोत। मैं पीड़ा का राजकुमार हूं, तुम शहजादी रूपनगर की, हो भी गया प्यार हम में, तो बोलो मिलन कहां पर होगा। मीलों मीलों जहां न पता खुशी का, मैं उस आंगन का इकलौता। तुम उस घर की कली, जहां नित होंठ करें गीतों का न्योता। मेरी उम्र अमावस काली और तुम्हारी पूनम गोरी, मिल भी गई राशि अपनी, तो बोलो मिलन कहां पर होगा। मैं पीड़ा का राजकुमार हूं, तुम शहजादी रूपनगर की, हो भी गया प्यार हम में, तो बोलो मिलन कहां पर होगा। मेरा कुर्ता सिला दुखों ने, बदनामी ने काज निकाले, तुम जो आंचल ओढ़े उसमें, नभ ने सब तारे जड़ डाले। मैं केवल पानी ही पानी, मैं केवल पानी ही पानी, और तुम केवल मदिरा ही मदिरा। मिट भी गया भेद तन का, मिट भी गया भेद तन का, तो मन का हवन कहां पर होगा। मैं पीड़ा का राजकुमार हूं, तुम शहजादी रूपनगर की, हो भी गया प्यार हम में, तो बोलो मिलन कहां पर होगा। चलिए एक बार फिर से चलते हैं शशांक जी के पास। शशांक जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गोपाल दास नीरज जी की शख्सियत कितनी विराट है, उसमें कितने रंग हैं, उसमें कितने उत्साह हैं, जीवन के सारे पक्ष वहां दिखाई देते हैं उनकी शख्सियत में, उनकी रचनाओं में। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उनके जीवन पर भी कोई एक ऐसी बायोपिक फिल्म बननी चाहिए? परिवार आखिर इस बारे में क्या सोचता है? नीरज साहब के जीवन के बहुत सारे पहलू हैं। संघर्ष है उसमें, कविता है उसमें, उल्लास भी है और एक लंबा अनुभव भी है उसमें। तो कई बार पहले भी जब नीरज साहब भी जिंदा थे वो भी कहते थे, एक तो आत्मकथा का उन्होंने शुरुआत की थी कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगा, लेकिन कोई वजह रही कि उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने का विचार त्याग दिया। हालांकि डॉक्टर प्रेम कुमार ने पहले अलीगढ़ के डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, उन्होंने शुरुआत करी और एक किताब के अंदर नीरज साहब को संकलित किया, जो आप नीरज साहब बोलते गए, लेकिन वो आत्मकथा ना होकर किसी के द्वारा लिखित जो भी नीरज साहब ने अपने अनुभव साझा किए जीवन के, वो उसमें संकलित हो गए और वो किताब की फॉर्म में लोगों के सामने आ गए। एक बायोपिक के बारे में कहना यह है कि चूँकि वो बहुत ज़्यादा डिजिटल दुनिया से या इंटरनेट की दुनिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, तो उनके मन में कोई ऐसा विचार नहीं था। लेकिन राज्यसभा टीवी ने इसकी शुरुआत करी। राज्यसभा के बादल साहब थे, उन्होंने शुरुआत की और वो गांव पुरावली तक गए और नीरज के जीवन की, जहां नीरज साहब जिस कॉलेज में पढ़ते थे एटा में, वो सारी चीज़ों को उन्होंने इकट्ठा करके एक डॉक्यूमेंट्री फॉर्म दिया उसको, और जो बहुत चर्चित भी रहा।
उसके बाद अनु कपूर जी की बहन थी डॉक्टर सीमा कपूर, उन्होंने एक नीरज साहब के जीवन पर एक वृत्त चित्र, वो भी डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में था, बनाया। उसमें मुझको भी लिया और नीरज साहब की फैमिली के और लोगों को लिए, मेरे भाइयों को भी लिया, बहन को भी लिया, और उनके सबके छोटे छोटे हिस्सों में इंटरव्यूज़ करके और जीवन के अनुभव साझा, नीरज साहब के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, वो एक फॉर्म बना। वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। बाद में अब जब नीरज साहब चले गए हैं, चूँकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ मैं जानता हूँ, जो चूँकि नीरज साहब के साथ रहा हूँ, मुझे लगता है कि भविष्य में शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और आने वाले समय में हम इस तरह का एक कार्यक्रम या डॉक्यूमेंट्री फॉर्म, एक वृत्त चित्र छोटा सा नीरज साहब के जीवन पर बना सकते हैं, जो कि कहीं आर्काइव या गैलरीज या लाइब्रेरीज के अंदर संकलित किया जा सकता है आज। और जो नीरज साहब के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उनके आयामों पर, उनके व्यक्तित्व पर और उनके कृतित्व पर, ये सारी चीज़ों के ऊपर एक वृत्त चित्र अगर बनता है और अगर ऐसा संभव होता है जैसे मैंने आपको बताया, तो हो सकता है कि लोगों को लिए जानकारी उपलब्ध हो। क्योंकि नीरज साहब के जाने के बाद उनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च वगैरह हो रही है, और वो रिसर्च वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि इस तरह के डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखकर उनसे बहुत ज़्यादा मटेरियल प्राप्त कर सकें। शशांक जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरबाज दास नीरज जी की शख्सियत कुछ इस तरह की है कि उनकी विरासत पूरे देश भर में बिखरी पड़ी है और पूरी दुनिया में उनकी एक तरह से ख्याति है। लेकिन फिर भी जिस तरह से पिछले दौर में उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार ने, वहाँ के शासन ने, वहाँ की व्यवस्था ने नीरज जी को जो सम्मान दिए थे, जो सुविधाएं दी थी, और क्या लगता है कि उनकी जो यादें हैं, उनकी जो धरोहर है, उसको संजो कर रखने में सरकारी स्तर पर आज के दौर में क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या क्या किए जा रहे हैं? नीरज साहब के जो सम्मान मिले और जो सारी चीज़ें हुई, अब सरकारी स्तर पर प्रयास हम लोगों ने काफ़ी किए उनके जाने के बाद। चूँकि उस समय नीरज साहब मंत्री भी थे सरकार के अंदर, तो स्वयं एक बार माननीय शिवपाल जी जो सरकार में बड़े मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने खुद मांग की थी भारत सरकार से और लेटर लिख के भेजा था भारत सरकार को कि नीरज साहब को भारत रत्न दिए जाने की मांग उसमें उठाई गई थी। और इस मांग का सिलसिला भी चला। देश की एक कवि सम्मेलन समिति है, उसने भी मांग की नीरज साहब के जाने के बाद कि हम नीरज साहब को भारत रत्न देना चाहिए और भारत सरकार को इस बारे में सोचना भी चाहिए। उनके जाने के बाद चूँकि सरकार चेंज हो गई, सरकार बीजेपी सरकार आ गई। बीजेपी सरकार ने अभी हाल ही में एक बड़ा काम किया कि लखनऊ में एक बड़ा चौक है और जो सहारा शहर के पास है, उसका नाम अभी हाल ही में इसी 3 जनवरी को, जबकि पूर्व संध्या पे उनके जन्मदिन की पे, वो चौक जो है नीरज चौक के नाम से जाना जाएगा। और इसमें कवि परिवार के कई लोग जैसे भाई सर्वेश अस्थाना जी, विष्णु सक्सेना जी, और एक फाउंडेशन है विवेकानंद समता फाउंडेशन, इन्होंने बड़ा प्रयास किया, बड़ी भागदौड़ करी और उनके इस प्रयास को परिणाम भी मिला, सही परिणाम मिला और वो नीरज चौक के रूप में स्थापित हो गया। नीरज साहब के जाने के बाद पहली बार कोई आधिकारिक रूप से सरकारी तौर पर एक चीज़ जो नीरज साहब के नाम हुई वो नीरज चौक है। यहाँ आगरा में भी हमने मांग की है नगर निगम से कि जो बल्केश्वर पार्क है और उसको जो है महाकवि नीरज के नाम से उस पार्क का नामकरण कर दिया जाए, जिससे एक यादों के रूप में जब भी कोई पार्क में आए तो वो पूछे कि महाकवि नीरज कौन थे या क्या थे। नई पीढ़ी का कोई भी आता है वो पूछता है तो उसे जानकारी होनी चाहिए कि महाकवि नीरज कौन थे और कहाँ रहते थे और उनका निवास स्थान कहाँ है। दूसरा, जब नीरज साहब गए तब हमने एक प्रस्ताव भारत सरकार को भी भेजा था कि एक संग्रहालय की स्थापना की जाए। इस संग्रहालय में नीरज साहब से जुड़ी हुई चीज़ें, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि जो हमारे पुराने कवि जो उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे हैं, भारत सरकार को भाषा संस्थान में या हिंदी संस्थान में इस तरह का एक गैलरी बना देनी चाहिए, एक आर्काइव बना देनी चाहिए, जहां उन लोगों के सारे चित्र मौजूद हों, उनकी जो चीज़ें हैं वो रखी जाएं, उनका जो कृतित्व है, जो उनकी किताबें हैं या पुस्तकें हैं, वो सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी करके रखी जाएँ, जिससे कहीं आदमी जैसे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का आप नाम लीजिए, भाषा संस्थान का नाम लीजिए, तो जो पीढ़ी है उसको जैसे नीरज साहब पे कुछ ढूंढना है या दिनकर जी पर ढूंढना है या सरोज जी पर ढूंढ रहा है, तो वो कम से कम उसमें उन चीज़ों को वो चीज़ें उनको वहाँ मिल जाएं। तो ये एक सरकारी प्रयास है। मित्र शशांक जी से हमारी ये चर्चा जारी है, उनसे सवाल जवाब चल रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बार फिर से हम चलते हैं मुंबई। वहाँ स्क्रीन राइटर गौतम सिद्धार्थ जी
बैठे हुए हैं, जो कि नीरज जी की रचना को एक बार फिर से सुनाएंगे। नीरज साहब की गीतों में उनका इमोशन उनके गाने के तर्ज को डिफाइन करता था, या उस तरीके से ही गाया जा सकता था या सुना जा सकता था जिस तरीके का उसका गीत का इमोशन होता था। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में, झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए, क्योंकि आग बहती है यहाँ गंगा में, झेलम में भी। प्यार का खून हुआ क्यों, प्यार का खून हुआ क्यों, ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों, ये समझने के लिए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। जिस्म दो होके भी, जिस्म दो होके भी दिल एक हों अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। गीत उन्मन है, गजल चुप है, रुबाई है दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। शशांक जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार इन दिनों फिल्म सिटी बनाने की योजना भी तैयार कर चुकी है और इस संबंध में काफ़ी काम आगे भी बढ़ चुका है। कई दौर की मीटिंग्स भी चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की वैसी शख्सियतें, वैसी हस्तियां जो कि अपने ज़माने में फिल्म जगत से सीधा रिश्ता रखती रही हैं, आज के दौर में जब फिल्म सिटी बन रही है तो वहाँ पर उन शख्सियतों की स्मृतियों या फिर उनकी उपलब्धियों को जोड़ते हुए सरकार के पास क्या ऐसी योजना है, या फिर ऐसी कोई योजना नहीं होनी चाहिए क्या, जिससे कि नई पीढ़ी को भी उन हस्तियों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में सीधी जानकारी हासिल हो सके और अपने फ्यूचर को उस तरीके से बना सके। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बन रही है और ये एक बड़ा सराहनीय कदम है। और जो यहाँ से प्रतिभाएं पलायन करके मुंबई जाती थी, कम से कम वो तो रुकेंगी और यहाँ के जो अच्छे टैलेंटेड प्रतिभावान जो कलाकार हैं उनको भी यहीं प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जब किसी चीज़ का विकास होता है तो उसका समग्र, पूरे प्रदेश का ही समग्र विकास होता है। सरकार ने सोचा है इस बार की फिल्म सिटी का निर्माण किया जाए, वो भी नोएडा में किया जाए। एक बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है। और वहाँ के जो टेक्नीशियंस या म्यूजिशियंस या कलाकार लोग जो मुंबई के भी यहाँ से जुड़ेंगे तो यहाँ की जो प्रतिभा है उसकी भी फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी और वो भी एक बढ़िया अच्छे प्रोडक्ट के रूप में हम लोगों के सामने आएंगे। रही बात, जैसे नीरज साहब फिल्म से जुड़े हुए थे, शिव कुमार थे हाथरस के, वो भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, काका जी ने भी कुछ गीत लिखे, सोम जी ने भी कुछ गीत लिखे। तो ऐसे लोग जो फिल्म से कहीं ना कहीं किसी माध्यम से जुड़े रहे, मेरा मानना ये है कि अगर ये फिल्म सिटी की स्थापना होती है तो अपने जो प्रदेश के कलाकार हैं जो फिल्म से किसी ना किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको एक विशेष स्थान उसमें दिया जाए फिल्म सिटी के अंदर, कि मान लीजिए उनके चित्र रख दिए जाए या उनके जो पुराने गीत हैं जो भी रिकॉर्डिंग जिनकी मिल सकती है उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, जिससे कम से कम फिल्म में जो लोग जा रहे हैं तो उनको मालूम हो कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो प्रतिभाएं थी या नीरज साहब जैसे व्यक्तित्व थे उन्होंने फिल्म के लिए क्या योगदान किया है। नीरज साहब का तो बहुत बड़ा योगदान है। नीरज साहब ने तो आप विश्वास नहीं मानेंगे कि जो पहला फिल्म फेयर मिला था नीरज साहब को वो मिला था भजन के ऊपर, और आज तक के इतिहास में बॉलीवुड में भजन के ऊपर किसी को भी फिल्म फेयर नहीं मिला। काल का पहिया घूमे भैया लाख तरह इंसान चले,
तो ये इस तरह की जानकारी बहुत कम लोगों को है। लेकिन अगर इस तरह की स्थापना फिल्म सिटी की हो रही है तो मेरा सरकार से निवेदन है कि जो भी उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो फिल्म से जुड़े हुए हैं, कम से कम उनके कृतित्व को और उनके व्यक्तित्व से जुड़ी चीज़ों को सभी एक जगह इकट्ठा किया जाए और फिल्म सिटी में उनको एक विशेष स्थान दिया जाए, जिससे आने वाले कलाकारों को उनसे एक प्रेरणा मिलती है और वो समाज को भी प्रेरणा देते, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है फिल्म के लिए भी। तो आने वाले लोगों की जो मुंबई से यहाँ आएंगे वो भी देख सकें कि यहाँ के लोग जुड़े हुए थे, उन लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद शशांक जी, आपने बहुत ही अच्छे जवाब दिए। नीरज जी की यादों, उनकी शख्सियत, उनकी कविताओं, उनके प्रभाव, उनके व्यक्तित्व और उनका जो एक दौर रहा है उसके बारे में आपने बहुत ही अच्छी झलक प्रस्तुत की। पिक्चर प्लस की तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह के तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल पर डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस दौरान हम फिर मिलेंगे किसी खास शख्सियत के बारे में चर्चा को लेकर के, उनके सवालों को लेकर के, उनके जज्बातों को लेकर के, उनकी रचनाओं को लेकर के। नमस्कार।